Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Net Seva. Dr. Tilak Raj. Today topic is history of World Wide Web. ये किसके अंदर आता है? वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर आता है। कोई भी आपके बीसीए में थर्ड सेम में कोई सब्जेक्ट आता है वेब टेक्नोलॉजी, उसके अंदर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या एग्जैक्ट। इजिएस्ट वे टू एक्सेस इंटरनेट। अगर मैं इंटरनेट को सबसे आसान फॉर्म में यूज़ करना चाहता हूँ, आसान वे में यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, राइट। आपने कभी देखा होगा जो भी हैकर्स वगैरह होते हैं वो जो है वर्ल्ड वाइड वेब से एक्सेस नहीं करते, वो लो लेवल कमांड्स वगैरह चला के, मीन्स कमांड CUI एनवायरनमेंट में आप इंटरेक्ट करते हैं, मीन्स कमांड्स वगैरह चलाते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, राइट। चलो हम हिस्ट्री करते हैं। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी कोई चीज़ बनती है तो उसमें कभी कुछ इनोवेशंस स्टोरी होती है, राइट। कोई कोलैबोरेशन होता है, कोई टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, मीन्स नई नई टेक्नोलॉजीज बनती है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जब www बना, आज जो हमारे पास है, तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें थी जो धीरे धीरे आज www कमर्शलाइज्ड हुआ है, राइट। सबसे पहले इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ था 1960 से 80 के बीच में, राइट। 1960 से 80 के बीच में, मीन्स अगर हम www की बात करें तो अगर हम इसका एग्जाम्पल पूछे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब पता लगा इज इजिएस्ट वे टू एक्सेस द इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है ये देखो, ओरिजिन ऑफ इंटरनेट मीन्स जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो उसको यूज़ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वे थे, बट वर्ल्ड वाइड वेब उस टाइम नहीं होता था, तो लोग जो थे रेयर ही पीपल्स थे जो इंटरनेट को यूज़ करते थे। पर इंटरनेट शुरू में कैसे बना? सबसे पहले अर्पनेट बना था। क्या बना था? अर्पनेट। अर्पनेट क्या है? एक नेटवर्क था जिसको किसने बनाया था? यूएससी की डिफेंस एकेडमी थी, उन्होंने बनाया था, राइट। और 1960 के अप्रॉक्स बनाया था। जो ये नेटवर्क था वो पैकेट स्विचिंग का था। ये टेक्नोलॉजी होती है जब नेटवर्क्स में डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, या जो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उनमें डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी होती है, उसको पैकेट स्विचिंग बोलते हैं, राइट। वो अभी आपको नहीं करना है, आगे आएगा, समझ जाना। 1970 में TCP/IP बना। TCP/IP एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगर कोई भी, अब हम बताएं अर्पनेट क्या था? एक नेटवर्क था, बताना भूल गया मैं। अर्पनेट क्या था? एक नेटवर्क था। नेटवर्क क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, किस लिए? फॉर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, राइट। आपने सुना होगा नेटवर्क। नेटवर्क वो होता है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं फॉर शेयरिंग देयर रिसोर्सेज। अब फिर इनकी टाइप आती है। एक टाइप होती है लैन, एक छोटे नेटवर्क को हम लैन बोलते हैं। फिर होता है मैन, एक सिटी के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? मैन। और एक होता है वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इंटरनेट जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है, राइट। जैसे TCP/IP आया तो इसमें क्या हुआ, हमारे को मल्टीपल नोड्स या मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी हो गई। और जब हमारे पास एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर्स को जोड़ने की कैपेबिलिटी आई, और जब हमने उनको जोड़ा तो जो हमारे सामने रिजल्ट आया वो था हमारा मॉडर्न इंटरनेट, राइट। आगे चलते हैं। बाय 1980s द इंटरनेट हैज़ बिकम ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का मतलब क्या था? जब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो छोटे छोटे नेटवर्क्स थे, जैसे अब अपनी यूनिवर्सिटी है तो इस यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, एक एक पूरा की पूरी यूनिवर्सिटी एक नेटवर्क्स में जुड़ी है। मीन्स जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर जो कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कोई भी अगर डाटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है तो इजीली हम नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं, हमें कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरह से रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती है, वो डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करती हैं, राइट। तो इस तरह से जब काफ़ी सारे नेटवर्क कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, एक बड़ा नेटवर्क आएगा। उस बड़ा नेटवर्क, जो भी बिग नेटवर्क है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेट बोलेंगे, राइट। आगे चलते हैं, एमरजेंस ऑफ वेब। मैंने अभी भी बताया था कि भाई इजीएस्ट वे है इंटरनेट को यूज़ करने का। एक तो ये मैंडेटरी इशू था कि भाई इजीएस्ट वे में यूज़ कर पाएँ ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आए। तो एक्चुअल आइडिया ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब वाज कंसीव्ड बाय टिम बर्नर-ली। इनका नाम ये जिक्के में आप याद कर लेना, मतलब एक जनरल नॉलेज का आईटी का एक क्वेश्चन है। टिम बर्नर-ली जो थे एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनके माइंड में ये वर्ल्ड वाइड वेब आया। इन 1989
जब ये काम कर रहे थे एक सन नाम की ऑर्गेनाइजेशन में। सन क्या है? स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जिसका नाम था यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, मीन्स न्यूक्लियर रिसर्च के लिए काम कर रहे थे। बर्नरली नीडेड ए वे टू अलाउ यूजर, मतलब उन्होंने एक ऐसी चीज क्रिएट की, मतलब चाहते थे कि जो जितने भी अलो जो रिसर्चर है उनको अलो करे क्या, शेयर देयर डॉक्यूमेंट एंड डाटा एक्सेस डिफरेंट कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स डेटा जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप किसी पर्टिकुलर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो किस में डेवलप होती है, जो वेबसाइट, वो वेबसाइट डेवलप होती है HTML में, और HTML जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है और मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकती है, दूसरा किसी भी नॉर्मल मशीन पे भी काम कर सकती है, जरूरी नहीं है आपको i5 i7 लेनी पड़े, राइट। इन 1989 बर्नरली रोट ए प्रपोजल टाइटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ए प्रपोजल, मीन्स 1989 में टिम बर्नर-ली ने क्या करा, एक प्रपोजल प्रिपेयर किया जिसका टाइटल था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और उसमें उन्होंने जो विजन था वो उनका था हाइपर टेक्स्ट सिस्टम। भी हम ऐसा हाइपर टेक्स्ट सिस्टम बनाएंगे जिस पे हम क्लिक करेंगे ना, तो जैसे मैंने क्लिक किया HTML, अब मैं HTML पे क्लिक करूँ तो HTML की पूरी डेफिनेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब जो हाइपर टेक्स्ट बनाया तो उसके लिए उन्होंने एक लैंग्वेज भी डेवलप करी, उस लैंग्वेज का नाम था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इतना तो आपको पता है, जो ये लैंग्वेज क्रिएट करी, राइट। ए सिस्टम फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट विद लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट, मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से क्या हो जाएगा, लिंक। तो ये कौन सी लैंग्वेज में बनता है, HTML में, राइट। फिर एक वर्ड आया URI। अब इंटरनेट पे इतने सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, तो कैसे पता लगेगा कि मैं कोई डाटा भेज रहा हूँ तो उसी के पास जाए। तो किसी भी रिसोर्स को आप एक्सेस करते हो या किसी भी कंप्यूटर को डाटा सेंड करते हो तो उसका एक यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर माना जाता है, एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई जाती है, जो क्या करती है, हर एक रिसोर्सिस को, चाहे वो डेटा हो, चाहे कोई फाइल हो, चाहे कोई कंप्यूटर हो, तो हम इंटरनेट पे नोड भी बोल देते हैं, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर देने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए URI बनाया। ये URI जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम URL बोलने लग गए हैं, राइट। उसके बाद आता है आपका HTTP। HTTP जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, द प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट अक्रॉस द वेब, मीन्स हम एक वेब इंटरनेट पे अगर हम कोई वेब पेज इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, या वेब से रिलेटेड www से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन इधर से उधर अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, वो HTML डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे, HTTP प्रोटोकॉल की तरफ से। ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो किसी भी वेब पेज को, वेबसाइट को इधर से उधर डाटा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, राइट। बाय 1990 बर्नरली हैज डेवलप्ड ए फर्स्ट वेब ब्राउजर। अब आपको ये पता है, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट की फाइल ओपन करते हैं तो वो फाइल किस में ओपन करते हैं, अगर कोई भी डॉक फाइल है, डॉक फाइल आप समझते हो, आजकल एक्स लग गया, डॉक्स, डॉक की फाइल जो है वो हम यूज करते हैं वर्ड में, राइट, वर्ड में ओपन करते हैं ना। सेम इसी तरह से है, अगर हम किसी वेब पेज को ओपन करेंगे तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। क्या बोलते हैं हम, वेब ब्राउजर। वो वेब ब्राउजर जो बनाया टिम बर्नर-ली ने, उसका नाम कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब, तभी उसी नाम से मतलब उस टाइम उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब ही नाम रख दिया उसका। एंड द फर्स्ट वेब सर्वर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए वेब सर्वर क्या होता है। वेबसाइट जब आप बनाते हो एक ही यूज होता है कि वो ग्लोबली अवेलेबल हो। कहाँ अवेलेबल हो, ग्लोबली। ग्लोबली मीन्स कहीं से भी एक्सेसिबल हो। अब आप ये बताओ, अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो और आप अपने सिस्टम में डालते हो उसे, और उस पर इंटरनेट है ही नहीं, ठीक है, और जब इंटरनेट होता है तब तो वो एक्सेसिबल हो जाती है वर्ल्ड कहीं से भी, मतलब कोई ओपन कर सकता है, और जब वो बंद हो जाता है सिस्टम तो वो वेबसाइट अवेलेबल नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी वेबसाइट को एक ऐसे सिस्टम पे रखना चाहिए जो हमेशा 24/7 क्या है, उसके ऊपर इंटरनेट चलता हो और वो सिस्टम रन होता हो। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। तो हम अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं, वेब सर्वर पे डालते हैं। जब हम वेब सर्वर पे इसको स्टोर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं होस्टिंग, वेब होस्टिंग। क्या बोलते हैं हम, वेब होस्टिंग। बाकी आगे आएगा, बाद में बात करेंगे। ही क्रिएटेड फर्स्ट एवर डब्ल्यू। अब उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था info.sun.ch। ये आपके जीके का क्वेश्चन हो सकता है IT में। विच डिस्क्राइब द बेसिक कंसेप्ट एंड हाउ टू यूज, मीन्स ये वाली वेबसाइट क्या बताती थी कि आप वेब को कैसे यूज कर सकते हो, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं।
राइट। उसके बाद 91 से 93 में क्या हुआ, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। क्या कर दिया, पब्लिकली अवेलेबल मीन्स कोई भी आओ इसको यूज करो। एंड क्विकली गेन्ड अट्रैक्शन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च सर्कल। इससे क्या हुआ, जो एकेडमिशियंस थे और रिसर्चर थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। और अर्ली वेब पेज वर टेक्स्ट बेस्ड, जो पहले, अब अट्रैक्ट तो हो गए, उस टाइम क्या डाटा ट्रांसफर होता था, टेक्स्ट, हैवी टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट। यहाँ से एक लोकेशन से दूसरी और लोकेशन पे, एक यूआरएल से दूसरे यूआरएल पे सिर्फ और सिर्फ क्या जाता था, एक्चुअल डाटा, राइट। इसका जो मेन मोटो था इंफॉर्मेशन शेयरिंग था, किसके बीच में, रिसर्च पर्पस के लिए, मीन्स रिसर्च रुकनी नहीं चाहिए, राइट। अब ये माइलस्टोन है 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाई थी, एक वेबसाइट बनाई थी। 92 में क्या हुआ था, वेब बिकम एक्सेसिबल आउटसाइड द सन। मीन्स क्या था, पहले तो सन ने ही अपना क्या बनाया था, वेब ब्राउजर सर्वर बनाया, तो वेब बिकम एक्सेसिबल आउटसाइड द सन। क्यों सन के, अब आउटसाइड द सन एक्सेसिबल हो गया था। फर्स्ट वेब सर्वर आउटसाइड द सन वाज सेटअप बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। मीन्स जब पहले तो सन के पास ही सर्वर होता था, उसके बाद क्या हुआ, एनसीएससी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी यूएसए की, उन्होंने भी अपना क्या बना दिया, सर्वर बना दिया। सर्वर बनाने के बाद 1993 में वेब एक्सपीरियंस्ड ए मेजर ब्रेक थ्रू, मतलब एकदम ब्लास्ट होता ना, जब उन्होंने क्या करा, तब हुआ जब एक मोसैक नाम का क्या था, एक वेब ब्राउजर बना दिया गया। क्या बना दिया, मोसैक। किसने बनाया था, वो भी एनसीएससी ने बनाया था, राइट। इस तरह से डेवलपमेंट काफी फास्ट होती चली गई। मोसैक वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर टू डिस्प्ले बोथ इमेज एंड टेक्स्ट। अब टिम बर्नर्स-ली ने जो बनाया था उस टाइम, उसमें क्या था, सिर्फ टेक्स्ट ही ट्रांसफर होता था, एक इधर से उधर, मतलब शेयरिंग किसकी होती थी, टेक्स्ट की। और अब क्या हो गया, इमेज भी हो गया। इससे क्या होगा, और वाइडर ऑडियंस तो जो थी वो उनको एक्सेसिबल करने लगी, मीन्स काफ़ी सारे ऑडियंस इंक्रीज हो गए। अब 1994 और 99 में क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, कमर्शियलाइजेशन, मीन्स व्यापार में यूज़ होने लगा, मीन्स बिजनेस क्लास लोग भी से, बिजनेस जो कंपनीज थी वो भी इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। कैसे किया, 1994 में वेब एक्सप्लोड इन पॉपुलैरिटी, मीन्स धमाके के साथ इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई। इट वाज द ड्यूरिंग दिस टाइम द कमर्शियल बिजनेस बिगन टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ वेब फॉर मार्केटिंग एंड सेल। उन्हें पता लग गया कि भैया ये वेबसाइट तो मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए और कम्युनिकेशन के लिए बड़ा यूजफुल हो सकती है। तो 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशन ने, जो कि जिसके फाउंडर थे मार्क एंडरसन थे, वन ऑफ द डेवलपर ऑफ मोसैक, जो कि मोसैक में डेवलपमेंट करने में भी उनका हाथ था, जैसे कि भाई टीम के मेंबर थे वो। नेटस्केप नेविगेटर बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज वेब ब्राउजर, मीन्स सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नेटस्केप नेविगेटर जो है वेब ब्राउजर बन गया। मतलब नेटस्केप नो कम्युनिकेशन ने अपना खुद का वेब ब्राउजर बनाया। पहले कौन सा आया था, www, फिर मोसैक, और फिर आया नेटस्केप नेविगेटर। 1995 में सर्च इंजन आया। सर्च इंजन क्या होता है, आप देखो 5 वेबसाइट्स हो तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अपने कंटेंट्स को। जब 1000 ऑफ वेबसाइट्स आ जाएं, उसमें से अपने आपसे रिलेटेड जानकारी है या नहीं है, इंफॉर्मेशन, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी बार बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इससे क्या होता था, लोगों में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम फील करते थे कि यार एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाता। तो जब सर्च इंजन, याहू ने सर्च इंजन बनाया, तो आप क्या करते हो, कीवर्ड की बेस पे कुछ भी, जो भी आपको डाटा चाहिए वो वही पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक आपके पास आ जाता था। इससे लोगों को और अच्छा लगा, जो चीज़ प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, क्योंकि याहू को लगा कि यार प्रॉब्लम है, तो उसने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया। उसके बाद 1996 में, क्योंकि बिजनेस कमर्शलाइजेशन तो हो ही गया था, तो अमेजोन को भी लगा कि यार इस पे अपना ना ई कॉमर्स बिजनेस काफ़ी अच्छा चल सकता है। तो उन्होंने, जेफ बेजोस ने और ईबे ने क्या करा, अब वेबसाइट लॉन्च कर दी, अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च कर दिया। उसके बाद 1998 में क्या था, गूगल वाज फाउंडेड, गूगल अब एस्टेब्लिश हुई ये कंपनी। उनको भी क्या था, उनको ये पता लगा कि याहू ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेता जा रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि हम अपना गूगल सर्च इंजन बनाएंगे। बनाने से क्या हुआ, गूगल सर्च इंजन तो और भी अच्छा था, याहू से भी अच्छा वर्क कर रहा था, जिसके कारण इसने और पॉपुलैरिटी इंक्रीज कर दी वर्ल्ड वाइड वेब की, और एक्सपेंशन हुआ। 1999 में डॉट कॉम बूम टुक ऑफ, मीन्स उस
99 में बहुत सारी कमर्शियल वेबसाइट्स बनी, मीन्स उसके लिए डोमेन तो लेना पड़ता है, तो उस टाइम काफ़ी डोमेन सेल आउट हुए, तो मीन्स काफ़ी सारी कंपनियों ने अपनी क्या बना ली, वेबसाइट्स बना ली, राइट। अब 2000 स्टार्ट हुई थी ओरिजिनल जब वेबसाइट का, तो स्टैटिक वेबसाइट बनती थी। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसमें डाटा रेयरली चेंज होता है, जबकि डायनेमिक और इंटरेक्टिव वेबसाइट वो होती है जिसमें डाटा डेली बेसिस पे और कुछ टाइम पीरियड के बेसिस पे होता रहता है, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब 2.0। 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ, सोशल नेटवर्किंग साइट आई, फॉलोड बाय माई स्पेस एंड लिंक्डइन, इनके साथ साथ लिंक्डइन वगैरह भी आई। 2005 में एक ऐसी रेवोल्यूशन थी, पहले तो हम टेक्स्ट ट्रांसफ़र करते थे, फिर इमेज हुई, और उसके बाद क्या ट्रांसफ़र करने लगे, वीडियो शेयरिंग करने लगे। ये तो और भी अच्छी डेवलपमेंट थी। 2006 में ट्विटर लॉन्च हुआ, जो कि आज एक्स के नाम से जानते हैं हम इसको, ट्विटर को, सोशल नेटवर्किंग साइट है। 2007 में क्या हुआ, आईफोन लॉन्च हुआ। आईफोन ने क्या किया, वेब को एक्सेसिबल करने की फैसिलिटी अपने आईफोन में दी, जिससे क्या हुआ, और भी ज़्यादा वेब को यूज़ करना शुरू हो गया, मीन्स वेबसाइट और फेमस होगी, www, राइट। इसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन्स आए, एंड्रॉयड फ़ोन्स ने भी इनको यूज़ करना शुरू हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड वेबसाइट बिकम मच मोर इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होगी, कोलैबोरेटिव होगी। यूज़र वर नॉट जस्ट पैसिव कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन बट कुड क्रिएट एंड शेयर कंटेंट, मीन्स सिर्फ पैसिव इंफॉर्मेशन कोई रीड आउट करने वाले नहीं बने, वो अपने खुद के कंटेंट्स भी जनरेट करने लग गए, जैसे ब्लॉग्स वगैरह, सोशल मीडिया, विकीज़, इस तरह से वेबसाइट्स बननी शुरू हो गई। उसके बाद अब हमारे पास मॉडर्न वेब आता है, जो कि 2010 के बाद अब तक चल रहा है। मोबाइल रेवोल्यूशन होने के कारण द ग्रोथ ऑफ स्मार्टफोन एंड टैबलेट हैड मेड मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट एंड एप्स ए नेसेसरी फॉर बिजनेस, मीन्स उसके बाद क्या हुआ, मोबाइल यूज़र मतलब मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बननी शुरू हो गई। मीन्स अगर आप मोबाइल में देखते हो तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बननी शुरू हो गई। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वो होती हैं कि जो टैब के अकॉर्डिंग टैब का साइज़ ले ले, मोबाइल के थ्रू, मोबाइल में अगर आप उस वेबसाइट को देख रहे हो तो मोबाइल जैसी शेप ले ले, और डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे देख रहे हो तो वो वाइड हो जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का भी टर्म्स हमारी 2010 के बाद ही आया है, जिसका मतलब होता है कि आप ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो और ऑनलाइन उसको मैनेज कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें गूगल ने ड्राइव नाम से एक ऑप्शन ऐड किया जीमेल के अंदर, ड्रॉप बॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होगी, जो जो ये ईमेल की फैसिलिटी देते थे उन्होंने आप अपने आप क्लाउड कंप्यूटिंग भी देनी शुरू हो गई, मतलब ऑनलाइन स्टोरेज देना शुरू हो गया, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल डाटा या क्लाउड डाटा। इससे क्या हुआ था, और एक्सेसिबिलिटी बढ़ने के कारण ये और फेमस हुई www। उसके बाद सोशल मीडिया डोमिनेशन, मीन्स लोगों का सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा बिलीव होना शुरू हो गया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, क्योंकि इनसे क्या होता है, लोगों को अर्निंग भी होती है और लोगों को न्यू न्यू आइडियाज़ मिलते हैं शेयर करने के। इस तरह से सभी के सभी इनकी तरफ डोमिनेट हो गए। अब जैसे फेसबुक, अब हमें तो लगता है फेसबुक हमें फ्री में दे रहा है कुछ, बट ये देखो फेसबुक हमारे को क्या कर रहा है, कुछ फ्री में नहीं दे रहा। अब आप जो भी ऐड लगती है कस्टमर्स की, मतलब लोग अपनी वेबसाइट नहीं बनाते आजकल, फेसबुक पेज बनाते हैं और वहीं से अर्निंग करते हैं, वहीं पे एडवर्टीजमेंट देते हैं, इससे फेसबुक को अर्निंग होती है। सेम इंस्टाग्राम को भी ऐसे ही होता है, राइट। अब आया एआई एंड पर्सनलाइजेशन। अब जो है, हम अपनी मशीन के ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारी मशीन हमारे आइडिया को आइडेंटिफाई करती है और अपने आप ही आपको वो लिंक प्रोवाइड करेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे गया और मैंने वेब ब्राउज़र में लिखा लैपटॉप अंडर 25,000, नेक्स्ट डे भी आके मैंने क्या लिखा, लैपटॉप अंडर 30,000। तो इससे मशीन के को पता लगा कि हमारे जो यूज़र हैं वो बार बार कंप्यूटर और लैपटॉप की सर्च कर रहे हैं, शायद वो परचेज करना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग क्या करेगी, आपके टेस्ट को समझेगी कि भाई आप कुछ ना कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पर्टिकुलर वेबसाइट ही आपको लिंक में आपको गूगल सर्च में ला के देगी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, अब और भी वेबसाइट यूज़ होने शुरू हो गई। मीन्स अगर मुझे ये पता करना हो कि मैं लैपटॉप कहाँ से खरीदूँ तो मुझे लोकल मार्केट में जाना पड़ेगा, तो मुझे लोकल मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही मैं सर्च करूँगा तो मुझे अपने आप आइडिया बता देंगे कि आप यहाँ से खरीद लें, यहाँ पे इतने का है, यहाँ पे। तो एआई टूल हमारी हेल्प करता है। वेब 3 एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डाटा को एक जगह ना रख के अलग अलग लोकेशन पर रखना। अब आपने देखा है कि
क्रिप्टो करेंसी आप परचेज करते हो, ये भी किसकी हेल्प से हो रहा है? वेब के थ्रू, राइट। क्योंकि वेबसाइट के थ्रू आपको कोई ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती, सिंपल नॉर्मल क्या है, आप जाओ, मल्टीपल ऐप्स होती हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं, आप उस पर जाके क्रिप्टो करेंसी आप क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। ये किसकी हेल्प से हुआ है? सब www। कुछ सिमेंटिक्स ऑफ वेब, सिमेंटिक्स होती हैं मीनिंग्स। अब आपको कुछ माइलस्टोन्स आए होंगे, HTML एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप वेब पेज को बनाते हो। CSS क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, जो कि एक वेबसाइट के डिज़ाइन को अच्छा करती है। जावास्क्रिप्ट है जो उसके अंदर फीचर्स को ऐड करती है। फिर वेब ब्राउजर्स भी आए। वेब ब्राउज़र आता है, जो भी HTML पेज है उसको रन करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र होना चाहिए, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज आजकल यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो आपको यूज़ करने, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो वो कुछ पॉइंट्स देता है, और वो कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो आप उसको एनकैश कर सकते हो। अभी लास्ट वीक मैंने था जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट मंगाने के लिए यूज़ किया है। मीन्स कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स को जब आप करते हो तो आपको ये रिवार्ड मिलता है। वेब स्टैंडर्ड्स, अभी तक दो वेब स्टैंडर्ड्स आए हैं, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रियम एंड इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, राइट। ये दो स्टैंडर्ड आए हैं। अब आपको इजीली पता लग गया होगा कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब में क्या हुआ है। अगर बच्चों ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल नेट सेवा को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे।